अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नहीं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नहीं है यार। अच्छा, हमने बड़ी ही प्रैक्टिस की थी और बिल्कुल अभी आते हुए यही कहते कि गुड मॉर्निंग नहीं कहना, कह दिया। अक्सर ये होता है, जो बात नहीं करनी होती वो हो जाती है। तो और मेरे साथ तो अक्सर ही होता है। फिर प्लीज अभी कुछ ना बोलना, मैं कर देती हूँ। क्या हाल है आप लोग? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। एक तो फिर आपको याद दिला दें, आज दूसरा क्या करूँ मैं, कुछ तो मैंने गुड करना है ना जिंदगी में। गुड आफ्टरनून, गुड डे। हाँ, गुड डे। सलाम तो करते हैं। हैप्पी फ्राइडे। इट वाज द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान। और मसाजिद में आपको पता ही है रौनकें थीं, सिक्योरिटी के इंतजामात भी थे, बहुत सी दुआएं। और एक मस्जिद के सामने से मैं गुजरा और एक पे मैंने जुमा पढ़ा, तो मैंने दोनों मसाजिद की दुआओं में एक बात कॉमन नोट की कि अब वैसे तो मुल्क की सलामती और बेहतरी के लिए हमेशा से ही दुआएं होती हैं, लेकिन अब जरा ऐसा लग रहा है कि वो अर्जेंसी, वो शिद्दत और वो ज़रूरत जो है ना, वो हर सतह पे महसूस की जा रही है, क्योंकि हर तबका परेशान है। सबको नज़र आ रहा है कि देयर इज़ अ केओस, और वाकई सब लोगों को नज़र नहीं आ रहा भाई कि देयर इज़ अ केओस। द केओस इज इन अस। ये सब फील कर रहे हैं। जिनको ज़्यादा नज़र आना चाहिए उन पे आप ये सवाल उठा सकती हैं कि क्या उन्हें भी नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा बनता है, वरना अवाम तो केओटिक हैं और अवाम इस केओस से निकलने के लिए दुआएं कर रहे हैं। और बस इसी उम्मीद में है कि किसी तरह ये मामलात उनकी ज़िंदगी गुजारने के आसान हों। जैसा कि हम आटा, चीनी, खाने पीने की अशिया की बात तो करते ही हैं, लेकिन ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात जो हैं हुमा, वो हुकूमत और फार्मास्यूटिकल्स का कोई मुआहदा सेटल हुआ नहीं है, इसलिए जो मिल रही थी अब वो भी नहीं मिल रही। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमने आपसे करनी है। वैसे तो आपको पता ही, आप ही हमें बताते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वी हैव सम डेवलपिंग स्टोरीज। आपको पता है कि इस वक्त वी हैव अ डेवलपिंग स्टोरी, और लाहौर में जो है हमने आपको बताना ये है कि इस्लामाबाद के एक्चुअली 5 मुकदमात में इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में वो पेश हुए हैं। और जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा है कि कानून दिखाएं कि दोबारा हिफाजती ज़मानत दी जा सकती हो। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, ना ही रिवायत है कि हिफाजती ज़मानत दोबारा गई हो, बेहतर है दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करें। इमरान खान भी रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा कि जब मैं इस्लामाबाद गया तो वहाँ तो रास्ते बंद थे, आज भी हम खुफिया आए हैं। इस्लामाबाद जाते हुए आंसू गैस चली, लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, हमें इस्लामाबाद से वापस होना पड़ा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मैं तो वहाँ से जान बचा कर निकला। आपको पता ना, वो जान बचाने वाला उन्होंने सारा एक किस्सा मुताबिद भी था कि क्या उनको वहाँ लग रहा था। वो मुताबिद मर्तबा आपको पता है ना, जान बचाने और अपनी जान लेने के प्लान्स बता चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि वो ये मुरतब करते होंगे या उन्हें इस तरह पेश हुए हैं आज, तो उनको वाकई ये फील हो रहा है कि उनकी जान का खतरा है। ये बुलेट प्रूफ क्या होता हूँ मैं, कवच कह लें इसे। हाँ, मतलब एक कवर कह लें, कवर कह रहे हैं, कवरेज। मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चीज आ रही है, इसके नीचे या अंदर या इर्द गिर्द, मतलब है खान साहब के इर्द गिर्द ये शील्ड बनाई हुई है और इसके बीच में खान साहब ही हैं मौजूद। सो दिस इज हाउ ही रीच्ड द कोर्ट। हाँ, लास्ट टाइम ही आल्सो अपीयर्ड लाइक दिस। और लेट्स सी क्या होता है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आजम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ज़रा जान लेते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। आजम बताइएगा, अभी तो रमज़ान भी शुरू हो गया है, क्या हर मरतबा इनके साथ जितने कारकुन होते हैं इस मरतबा भी उतना ही हल्ला गुल्ला, उतना ही रश था, या जैसे वो कह रहे हैं कि मैं तो खुफिया आया हूँ, वाकई किसी को पता नहीं था और ये खुफिया आए हैं? बारिश भी हो रही है। देखिए अब्दुल्ला, ऐसा तो नहीं है कि वो खुफिया आए हैं या किसी को पता नहीं चलता। जाहिर है जैसे ही आज ये इतला थी कि वो 5 जो केसेस हैं, जो थाना खन्ना और रमना के 2-2 और बाराको में एक मुकदमा दर्ज है, उसमें इमरान खान अदालत में पेश होंगे। तो यहाँ पर जो था वो जैमर्स की गाड़ी जो पंजाब पुलिस की थी वो सुबह ही पहुंच गई थी, और 3-4 जो पुलिस की सिक्योरिटी वैन है वो भी यहाँ पर सिक्योरिटी डाले जो थे वो भी पहुंचे हुए थे, और उनको पता था कि इमरान खान साहब जो है वो लाहौर हाईकोर्ट जो है वो जमानत के लिए जाएंगे। देखिए कारकुनों की तादाद जो 2 रोज कबल जब इमरान खान साहब अदालत में पहुंचे थे तो तब भी कारकुन नहीं थी। एक बिल्कुल सीधा रूट है, आपको पता है अब्दुल्ला, आप माल रोड पर गुजरते रहे होंगे, जमान पार्क से हम अगर सीक्वेंस के साथ हाईकोर्ट पहुंचे तो हमें 10 से 12-15 मिनट लगते हैं। तो वैसे ही वो रूटीन के साथ वहां पर पहुंचे हैं। एक जो सबसे पहली उनकी पेशी थी, तब उन्होंने कारकुनों को कहा था कि वो पहुंचे, लेकिन उसके बाद कारकुन अपनी मर्जी के तहत कुछ गाड़ियों और मोटर बाइक पे उनके साथ जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा जत्था नहीं होता। आज भी वो 5 हिफाजती जमानतों के लिए जो थे जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में पहुंचे,
तो जस्टिस आर शेख ने अभी जब मैं आपको ये बात कर रहा हूँ तो उन्होंने उनसे पूछा कि जब 17 मार्च को बताएं क्या हुआ था, तो उनके वकील इमरान खान की उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद 18 को चले गए और वहां पर उन्होंने जमानतें दाखिल की। इस पर उनके जो वकील थे इमरान खान के, उन्होंने कहा कि हमें दाखिल ही नहीं होने दिया गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। सरकारी वकील ने इसके ऊपर मौक़िफ़ इख्तियार किया। जब अदालत ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमें इसका कोई इल्म नहीं है। अदालत ने पूछा कि सरकारी वकील तस्दीक कर सकते हैं कि क्या ये दरख्वास्त की जमानतें दायर हुई हैं या नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया गया, इस पर नंबर लगा था, तो इमरान खान के वकील ने इस पर कहा कि ये जमानत की दरख्वास्तें इस्लामाबाद की अदालत में स्टाफ के पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अभी की ताज़ा सूरत हाल ये है कि प्रोसिक्यूटर जनरल को जो है वो आधे घंटे में बुलाने के लिए अदालत ने कहा है। सरकारी वकील ने कहा कि वो तो यहाँ पे नहीं है। अगर अदालत को यकीन है कि ये दरख्वास्तें इस्लामाबाद की अदालत में फाइल हैं तो फिर हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। समाअत अभी तक जारी है। देखिए अब्दुल्ला, सवाल के शुरू के हिस्से में आते हैं कि आपने पूछा कि क्या बहुत ज्यादा क्राउड आता है, तो बहुत ज्यादा क्राउड नहीं है। इमरान खान साहब का ये स्टाइल हमने भी पहली दफा देखा है कि वो इतनी हिफाजती शील्ड के अंदर, उन्होंने आज तक हिफाजती शील्ड खुद नहीं पकड़ी, लेकिन गुज़श्ता रोज जब गुज़श्ता पेशी पे वो अदालत में आई तो आपने देखा होगा स्क्रीन पे जो वीडियोस चल रही हैं, मैं भी वहां पर मौजूद था, तो हमने खुद भी देखा कि इमरान खुद भी खान साहब उस जो बुलेट प्रूफ शील्ड थी उनकी आड़ लिए खुद भी पकड़ रहे थे, और उनके जो जाती सिक्योरिटी स्टाफ था उन्होंने बुलेट प्रूफ शील्ड जो थी जी वो खुद भी बड़े कॉन्शियस हो गए। आपको पता ही है वो मतलब मुतअद्दिद अपने आप को मारे जाने की स्कीम्स अब तक आवाम के साथ शेयर कर चुके हैं और वो खुद भी बड़े मोहतात हैं, और इसी मोहतात अंदाज में वो आज भी लाहौर हाई कोर्ट में अभी भी मौजूद हैं। आज़म, अभी जैसे ही कोई अपडेट होगी इस अदालती कार्रवाई में हम आपको दोबारा जहमत देंगे, आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और साथ ही आपको और हम अपनी जिंदगी में जो हमारी जहमतें चल रही हैं ना उनका जरा जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल, जिक्र क्या चले, मैं आपके सामने रखती हूँ, फिर आपको बताऊं कि मुल्क में महंगाई की हफ्तावार शरह में मजीद 1.8% का इजाफा हो गया। मतलब फौरन से हो ही गया। और अब मतलब क्या हो रहा है, कम था ना, तो अभी इतना इनफ नहीं था। अभी भी हम हमारे अंदर से सांस आ रहा है, हम जी रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम जिए। तो लिहाजा अब 1.8% जो है उसका इजाफा हो गया और मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह जो अब हो चुकी है, तारीख की बुलंद तरीन सतह है ये 46.65%। दिस इज ऑलमोस्ट टचिंग 50। तो आप अंदाजा कर लेंगे 46.65%। ये सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 46.65। 26 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आटे का 20 किलो का थैला 769 रुपये मज़ीद महंगा हुआ है। गोश्त, घी, चीनी, दही, दूध, चावल भी महंगे हुए हैं। मतलब एनीथिंग इसमें से सोचें आप, ये जो हमने फहरिस्त 3-4 चीजों की बताई है ना, गोश्त, घी, चीनी, चलें गोश्त आप नहीं खाएंगे, बाकी चीज अगर आप दूध चावल तो बेसिक है। हाँ, अगर गोश्त भी नहीं खाएंगे तो ये तो खाएंगे ना, और आटा तो खाएंगे। और फिर जब आप गोश्त नहीं खाएंगे तो सब्जी या दाल तो खानी पड़ेगी, तो उनमें कौन सी कोई कमी हुई है। वो खुद आसमानों को बात छू रही है। कल मुझे बाय द वे इतने मैसेजेस आए मेरे तरबूज के एक्सपीरियंस पे, जो कि मैंने 800 रुपए का लिया। तो ये दिस इज द रियलिटी। मतलब हजारों रुपए तो आपको लेके जाने ही होंगे बाजार में इफ यू रियली वांट टू गेट 2-3 थिंग्स। हाँ, मतलब फ्रूट चाट का जो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, हम सबने बचपन से देखा है, वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ये अमीरों की डिश बन गई है फ्रूट चाट। क्या बात कर रहे हैं आप, फ्रूट चाट नहीं खा सकते। मतलब 400 रुपए बहुत ही नॉर्मल क्वालिटी के दर्जन अगर केले मिलेंगे तो आप क्या डालेंगे फ्रूट चाट में। सेब इतने महंगे हैं, सेब केला और एक मौसमी डाल लेंगे, मौसमी सेब केला भी अफोर्ड नहीं कर पाते। आप क्या करें, क्या और क्या डालें फ्रूट चाट में। मेलन्स पे ही रहे। मैं तो कहती हूँ कोई तरबूज, कोई खरबूजा, कोई इस किस्म की चीजें। बाकी तो इट्स लाइक वे आउट ऑफ एनीबॉडीज लीग। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको पता ही है ये मामला चल ही रहा है जब से इलेक्शन कमीशन ने उज़र पेश किया है, और वो ब्लेम हुकूमत को डालते हैं कि भाई ये हमें कुछ दे ही नहीं रहे तो हम कैसे इलेक्शन करा लेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले के बाद मुल्क में सियासी बेयकीनी में इजाफा हो गया है और तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान तो पहले ही कर रखा है। वैसे मामला पहले भी अदालत में है और यकीनी तौर पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन वहाँ अपनी वजाहतें पेश करेंगे, मगर इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में हुकूमत की जिन वजूहात को बुनियाद बनाया है, इनमें एक तो है सिक्योरिटी का इशू, दूसरा है माली मसाइल। इसको बड़ी वजह करार दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस बारे में क्या कह रहे हैं, ये सुनिए जरा। I am aware of the fact that Ministry of Finance said that under the present circumstances
We are going through some very tough time, financially speaking. So we will not be able to provide funds for elections, which are, if you hold these elections now on 30th of April, and then again in October. So you are providing funds for the elections twice in a year. अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से इलेक्शन ना कराने के दीगर उज़र के काबिल कबूल होने पर बहस अपनी जगह, मगर उन्हें कम अज़ कम पैसे ना होने की बात नहीं करनी चाहिए थी। और ये मामला इस हद तक बढ़ गया है कि IMF को वजाहत करना पड़ी कि इलेक्शन कब कराने में ये पाकिस्तान का अपना मामला है। मतलब लिटरली सारे पूछ रहे हैं कि क्या वजह है और क्यों नहीं हो रहे। IMF भी कोई मौका हाथ नहीं जाने देती बेइज्जती करने का। मतलब वो लिटरली यू लाइक टू यूज दोस टर्म्स ऑफ अ वेरी कनाइविंग फुफो या फिर सास, ऑल्दो वी डोंट लाइक टू डू दैट, लेकिन वो रोल जो है ना IMF का वो ही है कि वो कपत्तों की तरह इस वक्त ऊपर बैठे हुए हैं। मतलब हम यहाँ से कोई बात होती है वो कहते हैं अच्छा हम पे डाल रहे हो, ये कह रहे हो। हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हर चीज़ की वो ना वजाहत दे देते हैं कि हम पे पहली तनकीद है और कुछ हमने नहीं किया। तो आम इंतखाबात की आईनी हैसियत और फीजिबिलिटी और वक्त से मुतालिक फैसलों का इख्तियार जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के इदारों का है और IMF को पाकिस्तान की आईनी सरगर्मियों में मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। साथ ही आपको बताएं कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि इलेक्शन एक आईनी जिम्मेदारी है और मुल्क की तारीख में ऐसी नज़ीर नहीं मिलती कि किसी हुकूमत ने माली मसाइल की बुनियाद पर फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से इलेक्शन जो है वो ना कराएं। और अगर ये रविश चल पड़ी ना तो फिर किसी भी हुकूमत को ये बहाना मिल जाएगा। सो इस मरतबा ये शुरू ना ही हो तो बेहतर है। आम पाकिस्तानी भी इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है और सर्टनली भाई आपकी आईनी एक जिम्मेदारी है, आइन में दर्ज है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो फिर 90 दिन या 90 दिन के बाद इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस के बाद के रिमार्क्स और फैसला सबके सामने हैं, उसमें भी ताकीद कर दी गई है, एक डेट तय है, एक डेट अनाउंस्ड है जिसमें अब लैतोलाल से काम लिया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन सर्टनली ये कह रहा है कि भाई हमें सिक्योरिटी, इलेक्शन कमीशन पे वैसे कम इसमें मुझे लगता है इस पे उन पे कम ब्लेम और कम बर्डन होगा, क्योंकि उन्होंने जाहिर है एक इदारा है, उन्होंने कोऑर्डिनेशन के तहत सब कुछ करना है ना। अगर वो सिक्योरिटी मांगेंगे और सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, या पैसे मांगेंगे और पैसे नहीं मिलेंगे, और अपने लवाजमात पूरे करने के लिए मदद मांगेंगे और मदद नहीं मिलेगी, तो फिर तो वो यही कहेंगे हम नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। लेकिन एट द सेम टाइम मतलब कि इस बात में भी वजन है कि ये एक्सरसाइज हो गई, फर्ज कीजिए ये एक्सरसाइज हो गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी इस मुल्क में, क्योंकि वही वाली बात है ना कि 2 सूबों में हो जाएंगे, फिर पंजाब में जो गवर्नमेंट बनाएगा वो डायरेक्ट करेगा, वो डिक्टेट करेगा, वो लीड करेगा कि नेशनल में किसकी गवर्नमेंट बननी है। और फिर अभी तो शफाफियत और साफ शफाफ इंतखाब का कॉन्सेप्ट तो वही खत्म हो जाएगा। हुकूमत ने अभी कह दिया ना कि हम नहीं करा सकते हैं, दीज आर द रीजन, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल, व्हाटएवर। और फिर भी अगर बहुत प्रेशर दिया और करा लिए और वो काम ना आया, किसी ने नहीं माना, तो फिर हुकूमत कहेगी हमने तो पहले ही कहा था। सो ये एक बड़ी ही खतरनाक किस्म की एक वैसे आइडियल सिनेरियो तो यही होना चाहिए, मतलब कोई बीच का टाइम निकाल लें और फिर सब इंतखाबात एक साथ ही। अब्दुल्ला, जब आप ये बातें करते हैं ना, ये बीच का टाइम, मतलब ये तो कोई सौदा खरीदने, कोई भाई कपड़ा अगर खरीदने जाओ ना, इनको बहुत दूर लग रहा है तो थोड़ा पहले आ जाएं, अगर 30 अप्रैल बहुत करीब लग रहा है तो थोड़ा आगे चले जाएं, मतलब आपस में बैठ के तय कर लें, बिकॉज आइडियली इट वुड बी बेटर इफ द इलेक्शंस आर हेल्ड एट द सेम टाइम, प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट के। लेकिन कीवर्ड्स जो अब्दुल्ला ने यूज किए थे ना, आपस में बैठ के, यू सी दैट हैपनिंग? नहीं, तो जब आपस में बैठना ही नहीं है तो आगे के कौन से फैसले होने हैं? दिस इज नॉट हैपनिंग बाय द वे। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और हम जरा चेंजिंग द पेस एंड द मूड एंड द टॉपिक एज वेल। सो हम आपको क्रिकेट से मुताल्लिक अपडेट देंगे और बताना हमने आपको ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान T20 इंटरनेशनल सीरीज आज शारजाह में शुरू होगी और आज शारजाह में मैच भी होगा। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी आपने बात बताई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल आज शारजाह में खेला जाएगा और दोनों टीमों के दरमियान पहली बार होने वाली 3 मैचेस की सीरीज के लिए तैयारियां जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं और ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई है। ये क्या है? ट्रक आर्ट इंस्पायर्ड है? ये ट्रॉफी है, मैं देख रहा हूँ जरा। तो ओनली थिंग आई कैन सी इसकी बहुत बड़ी है, उसके अलावा हाँ। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जाएगा, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल। मैच के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान भी हो गया है और टीम में कप्तान है, आपको पता ही है, शादाब खान, मोहम्मद हारिस हैं, इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक हैं, आजम खान शामिल हैं, फ़हीम अशरफ हैं, इमाद वसीम हैं, नसीम शाह भी कौमी टीम का हिस्सा है, जबकि साइम अयूब,
तैयब ताहिर, जमान खान, ये PSL के हमारे हीरोज जो है ना, एहसान उल्लाह डेब्यू करेंगे। 3 T20 सीरीज के मैचेस 24, 26 और 27 मार्च को शारजा में ही खेले जाएंगे, यानी कि आज है, फिर परसों है, फिर तो एक दिन के बाद और है। पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ इस लिहाज से भी अहम है कि इसमें PSL के 4 स्टार्स पहली बार कौमी सतह पर डेब्यू करेंगे। और लड़कों बच्चों प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, और क्योंकि एक ये भी राय थी ना कि इनको ऐसे शुरू करा रहे हैं तो प्रेशर में आ सकते हैं या इनका करियर एट स्टेक हो सकता है अगर परफॉर्म ना करें। अव्वल तो इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे, और अगर नहीं भी तो दिस जस्ट द स्टार्ट, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। या एंड आल्सो मतलब यू आर इन प्रोफेशनल क्रिकेट नाउ, प्रेशर लेना सीख लें। प्रेशर तो होता ही है। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ हैं। क्या मैं जरा ट्रॉफी करीब से देखना चाह रहा था। मैं देखो ना कोई इतनी खास। हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है। देख लिया, और आपकी जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट आपको बता रही है ना कि ट्रॉफी कैसी है, वो वैसी ही है। कालीन टाइप है वो। जी बिल्कुल लाल रंग की है ना, वो बिल्कुल वैसी ही लग रही है। अब्दुल रज़ाक हमारा वेट कर रहे हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई। रज़ाक भाई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अब ये सीरीज़ शुरू हो रही है। आपके ख्याल में ये जो 4 नए लड़कों का हमने जिक्र किया, पहले ही मैच में आजमा लेना चाहिए क्या इनको? नहीं, डेफिनेटली जिस इंटेंट से गए हैं इनको मौका मिलना चाहिए, और ये परफॉर्मर है, PSL में बड़ा अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। हसानुल्लाह को भी देखना चाहेंगे क्योंकि वो शारजा की पिचों पे देखते हैं कैसी बॉलिंग करते हैं। बड़े अग्रेसिव बॉलर हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं उनमें, और मुझे उम्मीद है कि जितने ये प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, आजम खान और इमाद वसीम को भी चांस दिया जा रहा है, तो ये दोनों काफ़ी फॉर्म में हैं। PSL में हमने देखा भी है। क्या उन्हें ऊपर के नंबर्स पर चांस दिया जाएगा? मिडिल ऑर्डर में ला रहे हैं। पोजीशन क्या है, क्या बेहतर होगा उनके लिए? नहीं, डेफिनेटली देखें, PSL में आजम खान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इमाद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो जिस नंबर पे ये खेलते आ रहे हैं उसी नंबर पे इनको देना चाहिए मौका। और बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कॉम्बिनेशन बना हुआ है। पर ये कि जो इंटरनेशनल की फील होती है इंटरनेशनल मैच की, जिस तरह PSL में फ्री ऑफ माइंड खेलते रहे, इसी तरह इन मैचों में भी खेलना चाहिए कि अफगानिस्तान की टीम को हल्का नहीं लेना चाहिए। उनमें भी बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, बैट्समैन भी बड़े अच्छे हैं, फील्डिंग भी उनकी बड़ी अच्छी है। अच्छा अब्दुल रज़ाक भाई, शारजा की पिच की बात कर लेते हैं। आपने खुद वहाँ बहुत क्रिकेट खेली है, आजकल का मौसम भी आपके सामने है, रात का मैच है। पहले बैटिंग करने वाले को एडवांटेज मिलेगा या फील्डिंग वाले को? देखिए, शारजा में डे एंड नाइट मैच हो तो उसमें एडवांटेज मिलता है, जो पहले बैटिंग करती है उसको फायदा होता है। अब ये रात के मैचेस हैं, लाइट्स ऑन होगी, पहले बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये वहाँ की पिच पे डिपेंड करता है कि वहाँ की पिच कैसी है। अगर लो बाउंस होती है तो वो उसमें ये पहले बैटिंग करने वाले को एडवांटेज मिलेगा। अगर इवन पिच हुई तो मैं समझता हूँ इक्वल ही रहेगा, पहले बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अब्दुल्ला ने तो पकड़ के वही पूछा ना, पहले बैटिंग करें, मतलब हर चीज हम जल्दी से पूछ रहे हैं कि हमारी फेवर में क्या होता है। आजकल भी मौसम बड़ा अच्छा है, पता है। हमने देखा ना कि पहले जो बैटिंग कर रहे थे उनको एडवांटेज ही मिला, लेकिन लाहौर कलंदर ने आपको पता है ना, फिर सेकंड लास्ट मैच में भी सेमीफाइनल कह लें उसे आप, किस तरह से वो सारा मामला उल्टा किया था। बट दे डिडंट बैट फर्स्ट, दे चेस, मैं भूल गई थी। एंड दे वन। एनीहाउ, अगर आप अपने शहरों में नाइट क्रिकेट, रमजान नाइट क्रिकेट खेल रहे हैं तो प्लीज़ हमें लिख के भेजिएगा @Jio Pakistan TV पे। कोई तस्वीरें वगैरह शेयर कर सकते हैं हमसे। अभी तो वैसे बारिश हो रही है इस रमजान में, रातों को क्या होता है, तो ये जरा क्रिकेट तो आपको पता है होता ही है ना, और मौसम भी आजकल अच्छा है, और बच्चों की 4-5 दिन की स्प्रिंग ब्रेक भी आई हुई थी, तो उसमें भी बच्चे ज़रा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन मंडे से बच्चों फिर स्कूल है। एनीहाउ, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक जी। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, और हर वो सहूलत पंजाब की आवाम को देने की कोशिश की जिसका उन्होंने वादा किया, और वही जो अयादा है, वही जो अहद है, वही जो कमिटमेंट है, वही जो इंटेंशन है, उसी को रेप्लिकेट करते हुए, उसी को दोहराते हुए इस वक्त रमज़ान पैकेज के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब की जो आवाम है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा को इस्तेमाल करते हुए, उसके स्कोर कार्ड को इस्तेमाल करते हुए मुफ्त आटे की तकसीम को यकीनी बनाया है। और यही प्लान जो है वज़ीर आज़म का, यही विज़न जो है वो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के बाद
बलूचिस्तान और सिंध में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होगा। और आपने देखा कि जो वज़ीर आज़म हैं उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमेशा, चाहे सैलाब हो, चाहे रमज़ान पैकेज हो, पंजाब के अंदर भी चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो ख़ुद उसकी गवर्नेंस का, उसकी ट्रांसपेरेंसी का और आवाम को जो सहूलत की फरहमी है और उसकी क्वालिटी का हमेशा उन्होंने ख़ुद उसकी इनफरादी तौर पर मॉनिटरिंग की है। और यही वो बात है जिसकी वजह से शहबाज स्पीड और जो ट्रांसपेरेंसी है और जो प्रोजेक्ट्स पंजाब में इम्प्लीमेंट हुए उस पर, इसके बावजूद कि इमरान खान साहब ने उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, उसके ऊपर एक उंगली कभी नहीं उठ सकी और किसी किस्म का कोई सबूत नहीं दिया जा सका। इसके ऊपर मैं आवाम को सिर्फ ये अपडेट करती चलूँ कि जो मुफ्त आटा है और जो सस्ता पेट्रोल स्कीम है प्राइम मिनिस्टर की, जिसके ऊपर सस्ते पेट्रोल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन मुफ्त आटे की तकसीम शुरू हो गई है और अभी तक जो टोटल सब्सिडी का अमाउंट है जो हुकूमतें इस पर इस्तेमाल कर रही हैं वो उसकी कुल रकम 74 अरब रुपया है जो इसकी मद में ये इस्तेमाल होगा और उसके अंदर आटे की तकसीम इंक्लूडेड है। और अभी तक जो अपडेट है उसमें 42 लाख लोगों को अब तक आटे के थैले, मुफ्त आटे के थैले तकसीम हो चुके हैं। और इसके अंदर जो प्रोविंशियल वाइज डेटा है उसके अंदर आप अगर पंजाब देखें तो अभी तक 41 लाख से ज़ायद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में ये डिस्ट्रीब्यूशन एक दिन हुआ है, स्टार्ट हुई है और सिर्फ एक दिन के अंदर 72,000 से ज़ायद जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है एक ही दिन के अंदर। और खैबर पख्तूनख्वा में भी इस तकसीम का जो प्रोसेस है वो जारी है। इस्लामाबाद में 20,000 से ज़ायद लोगों को एक दिन में इसकी तकसीम शुरू हो चुकी है। और आज आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद कसूर और लाहौर, क्योंकि ये वो तारीख़ी फ़ैसला है, ये वो तारीख़ी सहूलत है, इससे बड़ा फ़ैसला मुल्क की तारीख़ में इन माशी सूरत हाल के होते हुए नहीं हुआ। और इसको यकीनी बनाने के लिए कि पाकिस्तान की आवाम को जो फरहमी है वो उस पर शिकायत आ रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, इस स्केल की कभी भी ये तकसीम नहीं हुई। तो जाहिर है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर और तकसीम के लेवल के ऊपर ये इसकी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन वज़ीर आज़म ने आज ख़ुद खसूसी तौर पर अचानक दौरा किया पाकिस्तान के अंदर कसूर और लाहौर में, और वो बाकी इलाकों में भी जाएंगे। और ये बग़ैर बताए दौरा हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ थी, उन्होंने इसकी फरहमी की सहूलत और इसकी क्वालिटी की सहूलत के जो आटा है उसके जो थैले, उसमें आटे की जो क्वालिटी है उसका जो मेयार है वो SOP के मुताबिक है। और इसी तरह जो फरहमी की सहूलत है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की मॉनिटरिंग के लिए वो ख़ुद तशरीफ़ लेकर गए। और जहाँ वेटिंग एरियाज़ में बच्चे थे, ख़वातीन थी, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ थे, बुज़ुर्ग लोग थे, और उनको भी उनके वेटिंग एरियाज़ को चेक किया, उनसे ख़ुद डायरेक्टली बात की और उनसे पूछा कि इसके अंदर कोई किसी किस्म की दिक्कत है। और जहाँ जहाँ दिक्कत नज़र आई, दिक्कत भी नज़र आई, मसाइल भी नज़र आए, उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये ताकीद की गई है कि वो इसके ऊपर अपनी मॉनिटरिंग को जारी और सारी रखें। और डेली अपडेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ख़ुद इसके ऊपर लेते हैं। और ये मैं ज़रूर बताती चलूँ कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये मुल्क की तारीख़ में ऐसा फ़ैसला और ऐसी पॉलिसी और ऐसी सहूलत कभी भी पाकिस्तान की उस आवाम को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, रमज़ान के अंदर ये पैकेज देना मुल्क की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है। और इसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने की ताकीद की है, पॉलिसी बनाई है और अयादा किया है, चाहे वो बिजली के मंसूबे हों, चाहे वो मेट्रो बसेज़ हों, मैस ट्रांजिट हो, चाहे वो यूथ प्रोग्राम हो, चाहे वो सेहत कार्ड हो जो नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के नौजवान के रोज़गार के लिए दिया था। हमेशा उसकी सहूलत और आवाम की सहूलत के ऊपर फोकस किया है। और दूसरी तरफ ये भी बताती चलूँ कि मुल्क के अंदर 4 साल जिस वक़्त महंगाई की सतह जो थी वो 2.4% पे थी जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई, जो खाने पीने की अशिया थी, और 2.4% की जो शरह थी वो 4 साल में 20 से 25% पहुँच गई। और आटे की कीमत
5 साल मोहम्मद नवाज शरीफ ने 35 रुपए किलो से बढ़ने नहीं दी, चीनी की कीमत 52 रुपए किलो से बढ़ने नहीं दी, और जो खाने पीने की अशिया, घी, मसाला जात, सब्जियां, इनकी शरह 2.4% के ऊपर थी जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई। जब ख़जाना भरा हुआ था तो उस वक़्त ख़जाने को लूटा गया और पाकिस्तान की आवाम को तकलीफ़ दी गई, और उस वक़्त आटा चीनी चोर जो थे वो दोनों हाथों से सब्सिडीज़ दे के, सब्सिडी में भी चोरी, किल्लत बनाई गई, इंपोर्ट की गई, फिर एक्सपोर्ट की गई, ये तमाम सिलसिला जारी रहा और मुल्क की आवाम को मुश्किलात में और महंगाई में झोंका गया। इसी तरह जब इस वक़्त वो लोग जो ख़जाने को लूट कर गए हैं, जो उस वजह से अदालतों में पेश नहीं होते और ख़जाना खाली करके गए हैं, IMF का वो प्रोग्राम देकर गए हैं जिसमें मुल्क की महंगाई में इजाफा हुआ, इमरान खान साहब का IMF का प्रोग्राम, इन तमाम माशी सूरत हाल होते हुए, इन तमाम IMF के प्रोग्राम की इस वक्त रीनिगोशिएशन के दरमियान इतनी मुश्किल हालात में ये फ़ैसला वज़ीर आज़म ने, क्योंकि उन्होंने अयादा किया था कि इन तमाम महंगाई की सूरत हाल को देखते हुए ये जो तकसीम है इसको यकीनी बनाया जाए और मुफ्त आटे की तकसीम को तमाम सूबों के अंदर यकीनी बनाया जाए। और रमज़ान के अंदर ये सहूलत जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है, इसको यकीनी बनाना। और शहबाज शरीफ साहब ने आज ये एडमिनिस्ट्रेशन को, आपने देखा भी कि किस तरह आटे की तकसीम उन्होंने ख़ुद मॉनिटर की और रोज़ाना की बुनियाद पर PITB के अंदर एक डैशबोर्ड की इस वक्त क़याम हुआ है जिसके अंदर रोज़ाना जितनी तकसीम होती है, जहाँ जहाँ अपडेट्स आती हैं, जो BISP का स्कोर कार्ड है उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर उस डैशबोर्ड को ख़ुद मॉनिटर करते हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द बलूचिस्तान में और सिंध में भी आटे की तकसीम शुरू हो जाएगी। और जो हमने एक्सपीरियंस किया है पंजाब में, जो एक्सपीरियंस किया है खैबर पख्तूनख्वा, ICT और GB में अभी शुरू होने वाली है, वहाँ सारा मेकनिज़म सेट हो गया है। और इसी तरह ख़ुद उन्होंने फील्ड में जाकर, जब ये लोग मजाक उड़ाते थे, वो शख्स जो आज मुल्क में सिविल वॉर, अनारकी, तकसीम चाहता है, वो शख्स उस वक़्त मजाक उड़ाता था। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे और जब वो वज़ीर आज़म बने तो सैलाब की सूरत हाल पर जिस तरह उन्होंने काबू पाया, जिसमें हार्वेस्टिंग में भी मुश्किलात आई और सीजनल हार्वेस्टिंग में भी मुश्किलात आई। सैलाब में उन्होंने ख़ुद जा कर तमाम जो रिलीफ एक्टिविटीज़ थी उनका और रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज़ थी उनका ख़ुद जायज़ा लिया। इसी तरह ये जो पैकेजेस हैं, अब सस्ता पेट्रोल इंशाल्लाह जो शुरू होगा उसका मेकनिज़म और उसका पूरा तरीक़ाकार वज़ा फ़ाइनल कर लिया गया है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम को जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का मुफ्त आटा और सस्ता पेट्रोल का पूरा इंतज़ाम है, पूरी सहूलत है, वो पाकिस्तान की आवाम को आटे की उसमें तकसीम में शुरू हो चुकी है। और पेट्रोल की जो स्कीम है वो जल्द। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब सस्ता आटा स्कीम से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, बता रही थी कि कितने थैले दिए गए हैं पंजाब में। एक्चुअली 42 लाख बांटे गए हैं जिसमें से 41 तो सिर्फ पंजाब में ही बांट दिए गए। ये जिस तरह बांटा जा रहा है थोड़ा सा, क्योंकि वो इतनी डिटेल दे रही थी तो हमने भी करना स्टार्ट कर दिया। 42 लाख उन्होंने कहा है कि ये टोटल है, जिसमें से 41 तो पंजाब में ही बट गए, 72 KP और फिर 20,000 इस्लामाबाद में। कुछ KP, कुछ इस्लामाबाद, सिंध बलूचिस्तान का जिक्र नहीं, जिनपे जल्द शुरू होगा ना वहाँ। अभी हम वहाँ बसने वाले अभी आटा नहीं खाते, अभी वो हवा और पानी खा रहे हैं, अभी उन्हें सस्ते आटे की, अब मुफ्त आटे की जरूरत नहीं है। भी इधर आया था इस वक्त भी। अगर आप हालात देखें तो स्टार्ट अगर ये बलूचिस्तान से कर देते तो बेहतर ना, थोड़ा सा इंप्रेशन होता कि सारा तो पंजाब से आपने। वहाँ इलेक्शन नहीं होने वाले ना, तो अभी भी पता नहीं है ना कि हो सकता है इलेक्शन हो जाए पंजाब में। नहीं तो फिर ये तो फिर इसको आवाम की खिदमत नहीं कहना चाहिए, फिर इसे इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा कहना चाहिए। तो वजह बन गई ना कि आपने क्यों पंजाब में पहले बांटा है सब कुछ। और ये आवाम है, ये लोग हैं, ये हम हैं, ये आप हैं, ये हम सब हैं। मतलब क्या पड़ रहे हैं लोगों को, ये आटा लेने आए हैं। आपको पता है जान जा चुकी है एक जी जी बिल्कुल। कल परसों से ऐसी खबरें भी आ रही हैं और ख़वातीन तो सबसे मार्जिनलाइज्ड हैं। आपको पता है ना कि ऐसी जब लाइनें कतारें अगर इफ यू वांट टू कॉल इट मजमा बनेगा तो ख़वातीन बीच में कहाँ आएंगी। ये देख ही लेंगे क्या हो रहा है उनके साथ। तो दिस इज़ अ ट्रेजेडी बियॉन्ड वर्ड्स बाय द वे। इसलिए ये सारी जो फहरिस्त दी गई है 42 लाख बैग्स एंड ऑल दैट, व्हाई डिड यू स्टार्ट फ्रॉम पंजाब?
Even if you did, ये सवाल भी ना उठता आप पे अगर आप लोग बलोचिस्तान नहीं इवन इफ यू डिड तो लेकिन बलोचिस्तान में भी साथ करें। फिर मुझे अभी तक की डिस्ट्रीब्यूशन समझ नहीं आ रही, तो कि सारा बांटें पंजाब में 100 दफ़ा बांटें, लेकिन बाकी मुल्क में बसने वालों का भी ख्याल करें, वहाँ भी लोग रोटी ही खाते हैं। पंजाब तो आपका अपना कहीं और से पहल करें ना, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अपनों में ही बांट दिए सारा। नहीं, पंजाब अपना कैसे Whatever है, तो फिर भी गढ़ तो है ना पाकिस्तान का। स्टार्ट करेंगे कुछ इलेक्शनरिंग तो पंजाब से ही, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन होने वाले थे ना, या हैं। अच्छा, हमारे पास जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ है कोर्ट प्रोसीडिंग से मुतालिक, और इमरान खान के वकील ने कहा है कि हम 5 बजे तक हल्फनामा देने की कोशिश करेंगे। केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई है। सो बेसिकली केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई है। That's the latest. आज भी इमरान खान साहब इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इस्लामाबाद के एक्चुअली 5 केसेस में हिफाजती ज़मानत के सिलसिले में मौजूद हैं, और उन्होंने कहा भाई मैं तो छुप छुपा के आया हूँ, खुफिया तरीके से आया हूँ। तो हमने देख भी लिया काफ़ी उनको, मतलब Did he has he come up with another conspiracy yet or not? वैसे आईजी पंजाब की गुफ्तगू में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई ज़ाहिर है उन पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे थे खान साहब, और उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने चैलेंज किया कि कहीं भी साबित करें कि मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, मेरे अफसरान बैठे हुए हैं, ये हमारी फोर्स बैठी हुई है, कि मैंने पूरा वो जो जिस तरह इमरान खान साहब ने प्लान बताया था ना कि पहले आईजी आएंगे और अपनी पुलिस वालों को अल्लाह माफ़ करे शहीद करेंगे, उसके बाद एक कदर होगा, वो सारा इमरान खान साहब ने एक्सप्लेन किया था स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने कहा कि वैसे हैरानी है कि क्या है मामला, लेकिन साथ ही उन्होंने ना सिर्फ चैलेंज किया है इमरान खान साहब को एक कि कहीं भी साबित करें, और दूसरा अपने जवानों को अफसरान को एक आया कि जितने इल्ज़ाम लगाएंगे हम इनको इस बात से जवाब देंगे कि हम अपनी ड्यूटी और बेहतर बनाएंगे, और उन्होंने अपने जवानों को कहा कि हम अब जमान पाक को और बेहतर तरीके से सिक्योर करेंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मिलें। तो अखबार जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 24 मार्च यानी आज के दिन को टीबी के तौर मरज से आगाही से के लिए मनाया जाता है। और आपको पता है वैसे दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो अब नहीं होता ये मरज, लेकिन फिर भी हमारे जैसे मुल्कों, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रेवलेंट है, इससे लोगों की जान भी जाती है। और पाकिस्तान में भी अभी तक काफ़ी है, और आपको पता है कंटेजियस है और एक से दूसरे को टीबी लग भी जाती है। सो इस साल का सिर्फ 2021 के स्टैट्स कैन एंड टीबी, अगर स्टैट्स आपके साथ शेयर करें तो 16 लाख अफराद मौत के मुंह में चले गए थे, 1 करोड़ 6 लाख अफराद टीबी से मुतासिर हुए थे, 1 करोड़ 6 लाख। स्टडी इट, रीड अप ऑन इट, विल बी राइट बैक। आंखों में ठंड पड़ गई। ये जो मनाजर अभी आप देख रहे थे हम दोबारा आपको दिखाते हैं। रावलपिंडी में भी वक्फे से इस्लामाबाद में भी बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर में तो ऐसे बादल छाए हैं कि शाम को ही रात का सा समा बन गया है। शायरी हो जाए, हाँ कोई शेर हो जाए अब्दुल्ला, सीरियसली। बारिश की आवाज़ आप सुन सकती हैं भाई, चूंकि परसों ही हमने निकल कराची में भी हुई थी ना, तो हमने सुन ली, तो इस वक्त बड़ी फ्रेश है दिमाग में। हाँ, और वो मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू, और ऐसे में बट के समोसे, और अच्छा हम तो आगे निकल गए हैं, मतलब कि हमारी इफ्तारियां चल रही हैं जी, बट के समोसे भी आ गए हैं। नहीं तो आपको बस सोचे कोई अंग्रेज सुन रहा हो, बट के समोसे हैं समोसे तो आपको पता है फिर मौसम ऐसा हो तो फिर पकौड़े, समोसे और जलेबी, हाँ सारा कुछ। प्लीज पीपल इन कराची हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, प्लीज राइट टू मी एंड टेल मी कि जलेबी कहाँ से खाएं जो सही लाहौर स्टाइल जलेबी हो। हाँ, या इवन साबाद स्टाइल अंदाजा लगाइए कि बारीक जलेबी हमें कराची में दस्तयाब नहीं है। और गुजरावाला वर्ड, अच्छा गुजरात, लेकिन अभी हमें इंस्ट्रक्शन ये है कि निकल आओ प्लीज। हाँ, हम कराची लाहौर के बाद हम जाएंगे गुजरावाला। और अभी हम महंगाई का जिक्र कर रहे थे, हम क्या आपको पता ही आदाद शुमारा आपसे शेयर कर रहे थे ना, हफ्तावार शरह 46.65% तक पहुंच चुकी है, और हर शय की कीमत आसमान को छू रही है। और ऐसे में ये जो हमारे रिवायती खाने हैं ना इफ्तारी के, इस पे भी असर पड़ा, मतलब समोसा कितना महंगा हो गया। यू नो व्हाट, चले उस्मान खलील हमारे साथ हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम गुजरावाला। ओवर टू यू उस्मान, बताइए क्या हालात हैं। जी, गुजरावाला का आज मौसम भी काफ़ी खुशगवार है, तो ऐसे में शहरी अपनी इफ्तारी के लिए तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा कि समोसों, कचौरियों और ख़ास तौर पर दही बल्ले हैं, चाट और फ्रूट्स की शॉप पर भी जो है शहरी ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ में हम देख रहे हैं कि महंगाई का रोना भी रोया जा रहा है। जो पिछले साल समोसा 35 रुपये का था, अब उसकी कीमत बढ़कर 70 रुपये पहुँच चुकी है। इसी तरह जो चिकन कचौरी थी उसकी कीमत 70 से बढ़कर 100 रुपये तक पहुँच चुकी है। इसी तरह अगर फलों की
की बात कीजिए तो इस बार जो है केला 400 रुपये दर्जन है और सेब 500 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। कुछ शहरियों से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इस बार समोसों, पकौड़ों और कचौरियों की कीमत कहीं ज़्यादा है, जबकि फ्रूट उनकी पहुंच से बाहर हो चुका है। जबकि इस बारे में हमारी दुकानदारों से बात हुई तो उनका कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस बार जो है दुकानों पर रश काफ़ी कम देखने में आ रहा है। जी, आई एम इन अ स्टेट ऑफ शॉक। 70 रुपए का एक समोसा। आई थॉट कि चलें 35 का था तो अब 50 का मिल रहा होगा, लेकिन मैं थोड़े से 35 पे भी चौंकी हूँ। आप जरा हमें लिख के बताइए आज जियो पाकिस्तान टीवी पे कि आपके शहरों में या आपके गांव या आपके देहात या आपके इलाके में समोसा कितने रुपए का मिल रहा है? 400 रुपए केला मिल रहा है, गुजरावाला की बात हो रही है। 500 मिल रहा है सेब, महंगा ही होता है वैसे। 800 मिल रहा है क्या तरबूज, जो मैंने आपको बताया था कल से। आई कैन नॉट फी केजी नहीं, वो पूरा तरबूज। अब्दुल्ला 5 किलो से छोटा तरबूज कहाँ मिलता है? जरा छोटा तरबूज तो जब लेने जाओगे और दुकानदार वैसे ही कहता है इससे छोटा तो है नहीं। अब और ऑनेस्टली मैं तो बोलती हूँ उसके बाद होता भी नहीं है। तो 70 रुपए का समोसा है आप, और ये देसी घी में अब पता नहीं बना है या वेजिटेबल ऑयल में बना है, उसके भी अलग अलग रेट होते हैं ना। मतलब इंसान कच्चा ही खा ले क्योंकि आगे तेल के भी पैसे नहीं रहे। खुद ही फ्राई कर ले आके, वैसे ना ही खाए तो बेहतर है। अब ऐसे में इसी बहाने से मैं कहता हूँ समोसे मोमोस से छोड़ दें कि एक तो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं और सर्टनली महंगाई इतनी ज़्यादा है। खैर, रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से ही आपको पता है ना, ये हमारे जो वो भाई होते हैं ना जो वैसे तो मुसल्ला लिए 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ नाजायज़ मुनाफाखोरी रोकने की बात हो या फिर ना लेने की बात हो, वहाँ पे ज़रा उन्हें नहीं मामलात याद आते, अपने दुनियावी मामलात दुरुस्त नहीं करते। सो वो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद होते हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। नाजायज़ मुनाफाखोरी भी रमज़ान शुरू होते ही सर उठाती है और नान भाइयों ने लाहौर में रोटी की कीमत 15 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये करने का ऐलान कर दिया है। वैसे 15 रुपये रोटी मिल कहाँ रही थी आई वंडर लाहौर में या कहीं भी? नान भाइयों का कहना है कि आटा महंगा होने की वजह से रोटी की कीमत बढ़ाने पर मजबूर हैं। बलूचिस्तान में रोटी का वजन कम कर दिया गया है और रमजान में ही एक्चुअली ये मामला अब शुरू किया गया है। रोटी का वजन कम करने वाला आइडिया मुझे अच्छा लगा कि पैसे ना बढ़ाओ, जरा लाइटर रोटी बना लो, है ना। कोयटा में 270 ग्राम के बजाय रोटी का वजन अब 200 ग्राम कर दिया गया है और ये रोटी 30 रुपए में मिल रही है। सो ना सिर्फ वजन कम किया गया है बल्कि कीमत भी बढ़ा दी गई है। शहरी शिकायत कर रहे हैं ऑब्वियसली कि रोटी का वजन जो है कम होने से कुछ ही देर में रोटी सख्त होकर पापड़ बन जाती है ना, ये भी तो ट्रेजेडी होती है ना, वाला पार्ट में खाई नहीं जा सकती। तंदूर मालिकान कहते हैं कि भाई ऐसा तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ये पहली बार नहीं है बाय द वे कि रमज़ान शुरू होते ही नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जैसे फ्री हैंड मिल जाता है। आम दिनों में तो अब प्राइस कंट्रोल कमेटियों का किरदार कहीं नज़र नहीं आता। ज़िला इंतज़ामिया से हम अपील कर सकते हैं कि भाई कम से कम रमज़ान में लोगों के लिए ज़रा स्ट्रिक्ट मेजर्स लें, स्ट्रिंजेंट मेजर्स लें लोगों को कंट्रोल करने के। कि उसमें जो घपला करना करें, मतलब क्या हम लोग लिटरली कि मुनाफाखोरों के साथ नेगोशिएशंस पे आ गए हैं कि यार इस महीने ना करो फिर कर लेना। और मेरी बात ये वो वाली बात होगी है, दिस इज सैड, इज़न्ट इट ट्रैजिक के मतलब दुनिया के आप ममालिक देखें कि वो फार्मर जो है वो सड़क किनारे अपना सामान रख के चला जाता है, वहीं पे उसने गला रखा होता है, लोग चीज़ उठाते हैं, कीमत लिखी होती है, पैसे डाल के चले जाते हैं। मतलब हमें बहैसियत मुसलमान कितना ईमानदार होना चाहिए था ना। हमारा तो सारा रिलीजन ही इन मामलों पे बेस करता है। और ये हमारी ही ठीक है, ये हमारी ही वैल्यूज थी, ले ली और हमने छोड़ दी। मतलब हम रमज़ान शुरू होते ही मुसलमान हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं, नाजायज़ मुनाफा कमाने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा जी, नान रोटी एसोसिएशन पंजाब के सदर आफ्ताब गिल हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि अपना मौक़िफ़ दें कि रोटी कितनी महंगी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जिस चीज़ से रोटी बनती है अगर वो चीज़ सस्ती रहे तो रोटी कभी भी महंगी ना हो। अब हालिया दिनों में हुआ ये है कि रोटी महंगी करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि आटा जो सब्सिडाइज आटा हमारी गवर्नमेंट दे रही थी 630 रुपये में 10 किलो का थैला दे रहे थे, जो उन्होंने एकदम 1160 रुपये पे कर दिया है 10 केजी जिसका वज़न है। अब मुझे ये बताएं कि एक तंदूर वाला वो आटा जो 10 केजी के पीछे तकरीबन 500 रुपये कीमत बढ़ा दी गई।
अब दूसरा जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया है जी, हम आवाम को फ्री आटा दे रहे हैं, तो तंदूर वाले को तो फ्री आटा नहीं दे रहे ना। अगर आज भी हुकूमत हमारे साथ बैठे, हमें आटे में रिलीफ दे, हम कभी भी रोटी की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। हम इंशाल्लाह हम आवाम के साथ मिलके उनको रिलीफ देने के लिए तैयार है, लेकिन रिलीफ जो है वो हम हमेशा हुकूमतें देती हैं, और अगर हुकूमत हमें रिलीफ देगी तो हम इंशाल्लाह रोटी की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, अब ये बताइएगा गिल साहब कि रमज़ान शुरू होते ही जिसका जहाँ बस चलता है वो अपना माल बनाना शुरू कर देता है। हमने कब सीखना है अपने लोगों को रिलीफ देना? ये मौका होता है कि नाजायज़ मुनाफाखोरी ना की जाए, थोड़ा सा इनफैक्ट कम मुनाफा कमा लिया जाए। Can't believe you asked this question. तंदूर पे तपती हुई आग पे जो बंदा खड़ा है वो भी एक मजदूर है, वो गरीब है, उसने भी इस रोटी से कमा के अपने बच्चों का पेट पालना है, उसने भी इस रोटी से कमा के मार्केट से ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीद के तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए स्कूलों की फ़ीसें देनी है, घरों के किराए देने हैं। ना अभी तक हमें कोई कॉल दी गई है, ना हमें बुलाया गया है कि आके बैठें, कि बैठ के इसका कोई हल करें। जब हम खुद साख्ता रेट बढ़ाएंगे तो फिर वही हमें हमारे ऊपर मुनाफाखोरी के जो है वो चार्जेस भी लग जाएंगे, नजायज़ फरोशी के भी चार्जेस लग जाएंगे। हम रमज़ान के लिए बल्कि टोटल ओवरऑल रोटी में रिलीफ देने के लिए तैयार हैं, मगर हुकूमत हमारे साथ बैठ के हमें कोई रिलीफ तो दे, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह कीमत नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही, आटे की कीमत ना कम की गई, तो मुझे आप बता दें कौन सा फार्मूला कि हम सस्ती रोटी दे दें? महंगा आटा ख़रीद के कौन सस्ती रोटी देगा? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आफ्ताब साहब। खैर, अभी मीनवाइल आपके हमें ट्वीट्स भी आना शुरू हो गए, मैसेजेस भी कुछ आ रहे हैं। उस्मान खलील ने गुजरावाला से मुझे व्हाट्सएप किया कि अब्दुल्ला भाई, ये जो मैं बता रहा हूँ ना 70 रुपये का समोसा, ये भी आलू वाला है। आप ये ना समझिएगा कि कीमे वाला है या चिकन वाला कोई समोसा है, ये 70 रुपये का आलू वाला। लाहौर से तो महंगा हो गया। लाहौर से एक दोस्त ने बताया कि वहाँ 90 रुपये का एक समोसा मिल रहा है, आलू वाला समोसा। इमेजिन। तो यानी 2 लोग शेयर करें बेसिकली एक समोसा, क्योंकि ये मुश्किल पड़ गई है अब घर में जब 6, 7, 8 लोग होंगे। हाँ, मतलब 700-800 रुपए के समोसे नहीं, 800 रुपए का जब हमने तरबूज ले लिया है तो समोसे भी ले ही लेंगे। वैसे किसी ने कभी नान के साथ समोसे ट्राई किए हैं? हमारी स्कूल की कैंटीन में मिलता था ये मामला। क्या? नान पे समोसा रख के उसको क्रश करके उस पे चटनियाँ डाल के। ये दिस इज रॉन्ग, व्हाट अब्दुल्ला इज डूइंग राइट नाउ इज रॉन्ग। प्लीज टेल हिम, एवरीबडी राइट टू हिम एंड टेल हिम कि ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, कराची में हमें पता लगा है कि एम्प्रेस मार्केट के करीब बोहरा बाजार में, जी बिल्कुल, अभी हमें मैसेज आया है, एक जलेबी की दुकान है, वहाँ सबसे अच्छी जलेबी, द बेस्ट जलेबी एंड गुलाब जामुन इन कराची आर इन अ शॉप, लिटिल शॉप, छोटी सी शॉप है, बोहरी बाजार ऑपोजिट फायर टेंपल, क्लोज टू एम्प्रेस मार्केट इंटरसेक्शन। मैं जा रही हूँ, मुझे खानी है, मुझे जलेबी खानी है यार। सी यू नो व्हाई। अच्छा नहीं, हम अच्छा, you actually thought that I was going? हाँ, I thought you're going. हमारा ज़रा राब्ता जो है ना इधर उधर हो जाता है, तो हमने सोचा अब हम आगे बढ़ के एक ट्रिब्यूट देंगे। अगर आपको मौजूदा वज़ीर आज़म को ढूंढ रहे हैं तो ये मैं कहूँगा ना तो आपको याद आ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत जोशीले अंदाज में पढ़ा करते थे ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। लेकिन अब बहुत सारे लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग भी आपको पता है ना बगैर चार्जेस के, बगैर किसी FIR के ज़रा गिरफ्तार हो रहे हैं। तो किनका शेर है ये, उनको हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। ये हबीब जालिब साहब को हम याद कर रहे हैं। जुल्म के खिलाफ मुजाहिमत की अलामत समझे जाने वाले इनकलाबी और अवामी शायर हैं। आज इनका 95वां यौम पैदाइश है और 1928 में ये पैदा हुए ज़िला होशियारपुर, भारतीय पंजाब में, और ज़िंदगी भर रियासती जबर और जुल्म के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। मसलहत के पले ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वो जो साए में हर मसलहत के पले ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जान।
क्या आवाज और क्या लय और क्या सुर भी था। हाँ, नरेशन भी बहुत खूबसूरत थी। सो पूरी उम्र इनकी गरीब और पिसे हुए तबके के लिए आवाज़ उठाते गुजरी। साफ सीधी और खरी बात कहने पर हर हुकूमत इनसे नाराज़ रही। पहले अयूब खान, फिर याहिया खान ने कैद किया। भुट्टो दौर में भी इनके हालात ना बदले और जनाब इनकी बहुत सारी नज़में वैसे तो मशहूर हुई, कुछ हमने आपसे शेयर भी की हैं चीज़ें। और आपको बताएं कि हबीब जालिब साहब का 12 मार्च 1993 को लाहौर में इंतकाल हुआ और कोई शक नहीं है कि इनका जो कलाम है वो उन्हें आज भी लाखों चाहने वालों के दिलों में जिंदा रखे हुए है। टाइमलेस शायरी होती है ना, हालात बदलें तो फिर कुछ मौज़ूआत भी बदलें। मतलब पहले के हालात देख लें, बात भी है कि वो कितनी रेलेवेंट है वो शायरी। हर हालात हर हालात में मामलात जो है ना ऐसे ही रहते हैं और अभी भी आपके सामने ही हैं जो हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, हम आपको कुछ अरसे से बता भी रहे हैं कि मुल्क में कोरोना केसेस में कुछ अंदाजे से अगर देखा जाए कुछ गैर महसूस अंदाज में पता नहीं लग रहा लेकिन इजाफा हो रहा है एंड केसेस आर गोइंग अप। और फिगर्स भी हम आपको बता देंगे, खास तौर पर कराची और इस्लामाबाद में बाय द वे मरीजों की तादाद जो है वो मुसलसल बढ़ रही है, जहां कोरोना की शरह 5 से 6% तक पहुंच गई है। और कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में मजमूई तौर पर मुस्बत केसेस की शरह 3.5% से ऊपर चली गई है। बाय द वे विच इज अ लॉट बिकॉज वी वर 0. whatever, वो बिल्कुल ही कम पे आ गए। लास्ट 24 आवर्स का जिक्र कर लें तो 168 नए केसेस सामने आए हैं जो सितंबर 2022 से अब तक सबसे ज़्यादा हैं। सो इस पीरियड में कई महीनों में अभी ये सर्च हम अब देखने को मिल रहा है। इस दौरान एक मरीज़ चल भी बसा। 22 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। NCOC हुकाम का कहना है कि शहरी खौफ व हिरास का शिकार ना हो, तो हम भी यही कहते हैं। अम्बात की शरह कम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोग कोरोना को जहन में रखते हुए ज़रा एहतियात करें। रश वाली जगहों पे जाएं तो मास्क वगैरह लगा लें और रश वाली जगहों पे ना जाए ना थोड़ी देर के लिए, और अगर जाना है तो बस मास्क पहन लें यार। सिंध के पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए सेहत कासिम सुमरो हमारे साथ है। कासिम सुमरो साहब, जो इदादो शुमार सामने आए हैं, नज़र आ रहा है कि कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पर कराची में बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? ये क्यों हो रहा है एकदम से? केसेस कोरोना हमारे जो है वो दुनिया में कहीं से भी गया नहीं है और यकीनन जो वैक्सीनेशन या बाकी जो जिस तरह की जो मेजर्स लिए गए थे उनका एक इम्पैक्ट है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। उससे जो है वो उसकी इस बीमारी की सीवियरिटी में कमी आई है, लेकिन ये गया वायरस हमारे यहाँ से गया नहीं है। और फिर दुनिया में मुख्तलिफ वेरिएंट्स आते रहे हैं। आपको पता है कि वेरी रिसेंटली जो लास्ट वेरिएंट सबसे ज़्यादा जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की थी वो चाइना में था। अब ज़ाहिर है हमारे पास जो है वो उस तरह से लोग भी एहतियात नहीं करते और ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में जहाँ पर आपको ज़रूरत है फॉर कि जब आप क्लोज डोर्स में हो या बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस में हो तो फिर आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। मास्क चढ़ाने में कोई ऐप नहीं है, बहुत छोटा सा एक सिंपल सा मेथड है, आप यू कैन डू दैट और अपने आप को भी और अपने प्यारों को भी आप इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा वरिड पार्ट है वो ये है कि लोग एहतियात बिल्कुल उस तरह से नहीं करते और उसको नॉर्मल फ्लू की तरह ट्रीट कर रहे हैं और इस वजह से भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वैक्सीनेशन की नंबर बहुत ज़्यादा है तो इसलिए उसकी सीवियरिटी कम है, लेकिन प्रॉब्लम इज देयर। अच्छा, अब आप लोगों की क्या SOPs हैं? कोरोना सर्टनली लोग उस तरह से ख़तरनाक सही नहीं समझते, वैक्सीनेशन भी हो गई है, लेकिन क्या इसके बावजूद आप लोग मास्क वगैरह को इनकरेज कर रहे हैं या कंपल्सरी बाज़ मकामात पे करार दे रहे हैं? हुकूमती सतह पे कोई तदबीर है इस सिलसिले में? जी, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि एहतियाती तदाबीर जो है वो अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन लगाने से ये हो सकता है कि आपको अल्लाह न करे अगर किसी को वायरस से इन्फेक्ट होता है तो उसकी सीवियरिटी कम होगी, लेकिन ये नहीं वैक्सीन कर सकती कि वायरस से आपको जो है वो इन्फेक्ट होने से रोक जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अपने आप को बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो हाथों को धोएं या सैनिटाइजेशन करें, मास्किंग को इम्पोर्टेंट करें और जहां और आप समझते हैं कि क्लोज डोर्स में इस वक्त देखें हमारे पास रमज़ान शरीफ का महीना है, लोग तरावी में मसाजिद में जाते हैं और बहुत ज़्यादा तरावियों पे रश भी है, लोग बड़ी हुजूम की मसाजिद में जाते हैं। तो अगर आप उस वक्त अगर मास्क लगा लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप जो है वो कोई इतना बड़ा सख्त
काम है जो हम नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत हमें अपने को और एज ए नेशन हमें डिसिप्लिन का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा सुमरू साहब, अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं कि हुकूमत जो है वो खुद पाबंदियां लगाना शुरू कर दे, लेकिन जो हालात हैं कोई ना कोई प्लान तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। तो क्या ये तय हुआ है कि मुस्बत केसेस की शरह यहाँ तक पहुँच जाएगी तो हुकूमत एक्शन में आएगी? कोई थ्रेशहोल्ड कुछ ऐसा है, कोई लिमिट आपने देखी हो? देखिए सर, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम इस वक्त भी कोई जिस तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या जो कम्युनिटी स्क्रीनिंग या कम्युनिटी टेस्टिंग जो है ना वो इस वक्त नहीं कर रहे। ये जो टेस्टिंग की पॉजिटिविटी की अगर शरह की बढ़ के भी नज़र आ रही है तो उस वजह से नज़र आती है कि आपके पास जो लोग इन्फेक्टेड हैं जिनको जिसमें पूरे सिम्टम हैं, फिर वो जब किसी क्लिनिकल डायग्नोस के लिए जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर जो भी उसको देखता है वो उसको सजेस्ट करता है कि आप इसके टेस्ट करवा लें। तो उन डॉक्टर्स को भी एक मोरलेस अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, 3 सालों के बाद तकरीबन हर डॉक्टर को ये अंदाजा होता है कि ये कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट है, तो उससे टेस्ट करवाता है तो हमें नंबर्स पॉजिटिव आते हैं। तो उसकी टेस्टिंग मिसाल के तौर पर हम किसी ज़माने में जब कोविड की वैक्सीन टेस्टिंग करते थे तो वो 12,000 15,000 सिर्फ सिंध की बात करते हैं तो इतने नंबर्स होते थे। आज हम उसकी जगह पर 1000 में भी नहीं, हजारों में भी नहीं। थैंक यू कासिम सुमरू साहब। सो लेट्स सी कि सूरत हाल कंट्रोल से बाहर ना हो। अभी हमारे पास ताज़ा तरीन खबर ये है, और ख़बर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में इस्लामाबाद की 5 मुकदमात में इमरान खान की 27 मार्च तक हिफाजती ज़मानत में तोसी हो गई है। इस सिलसिले में वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने रोस्ट्रम पर आकर एक लंबी चौड़ी तकरीर भी की थी। भी बताया था कि इस्लामाबाद मुझे जाने नहीं देते। ऑल्दो अब अदालत ने इस्लामाबाद के 5 मुकदमात में इमरान खान की 27 मार्च तक हिफाजती ज़मानत में तोसी कर दी है। सो 27 मार्च इज़ मंडे। लेट्स सी मंडे को अब वो पेश होते हैं या नहीं। इसी पे आज़म मालिक से अपडेट लेते हैं ज़रा। आज़म बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? अच्छा, आज़म से हम रब्ता करेंगे। आज़म इज़ देयर कवरिंग ऑल द हैपनिंग्स एट द कोर्ट टुडे, जब से इमरान खान साहब वहाँ मौजूद हैं। और इससे पहले अदालत में पेश हुए तो इमरान खान साहब ने अदालत को ये बताया, रोस्ट्रम पर आकर उन्होंने बात भी की थी कि भाई मुझे तो पेश नहीं होने दिया जाता, रास्ते में आंसू गैस के शेल्स वगैरह फेंके गए थे। खैर अब ये है कि 27 तक तोसी हो गई है मेरा ख्याल है। आज़म कैन यू हियर अस? आज़म तफसीलात दें अगर आप हमारे साथ। जी जी बताइएगा। जी बिल्कुल, 2 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद के 5 मुकदमात में इमरान खान की 27 मार्च तक हिफाजती जमानत में तोसी कर दी है। जस्टिस ज़ारक ने कहा कि आपने कहा कि इन पर समाअत नहीं हुई, ये भी देख लीजिएगा कि कहीं वो अदम पैरवी पर आपकी दरखास्तें खारिज ना हो गई हों। गलत बयान हल्फी पर तौहीन अदालत भी हो सकती है। अदालत ने इस्तफसार किया सरकारी वकील से कि क्या आपको कुछ कहना है। सरकारी वकील ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं कहना। तो जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि हम जमानत में तौसीक कर रहे हैं क्योंकि वहाँ जमानत ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस तारिक सलीम शेख का ये भी कहना था कि अगर वहाँ जमानत वहाँ पर हो चुकी है तो आपको गलत बयान हल्फी के इंताज का सामना भी करना पड़ेगा। अदालत के अंदर इमरान खान ने अपना बयान हल्फी भी पढ़कर सुनाया। तो सबसे अहम खबर जो इस वक्त की अब्दुल्ला वो यही है कि इस्लामाबाद के 5 मुकदमात में इमरान खान की 27 मार्च तक हिफाजती जमानत में तौसीक कर दी गई है। जी ऑल राइट, तो अभी अदालत से रवाना हो गए हैं इमरान खान का काफिला या वहीं मौजूद हैं? जी अब्दुल्ला, थोड़ी ही देर बाद इमरान खान जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत से बाहर निकलेंगे। उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो और उनकी गाड़ी जेम्स की गाड़ी बिल्कुल रेडी हैं क्योंकि 5 मुकदमात में तोसी हो चुकी है। वो थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे और वापस ज़मान पार्क पहुँचेंगे और कल मीनार पाकिस्तान में जलसे के हवाले से एक अहम मीटिंग भी उन्होंने कॉल कर रखी है। जी मीनार पाकिस्तान में जलसे से मुताल्लिक कहा मीटिंग भी कॉल कर रखी है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मंडे तक तोसी हुई है तो मंडे को कुछ बताया अदालत की तरफ से, कोई यकीन दहानी मांगी गई कि मंडे को पेश होंगे या इस सिलसिले में कोई कॉन्वर्सेशन हुई? जी देखिए अब्दुल्ला, जैसे तारिक सलीम शेख ने इसके ऊपर वाज़िया कहा कि अगर बयान हल्फी जो इमरान खान ने पढ़कर सुनाया है अगर वो पहले इस्लामाबाद की अदालतों में जमा हो चुका है तो फिर सरकारी वकील को इसके हवाले से पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी। जमानत गिरफ्तारी की दरखास्तें इंतज़ार दहशत गर्दी की अदालत इस्लामाबाद में दायर की जा चुकी हैं। ये वो बयान हल्फी था जो इमरान खान ने अदालत के अंदर पढ़कर सुनाया। तो अभी तक तो
ऐसा कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ तस्दीक की गई है और तस्दीक के बाद इमरान खान जो है वो अगले रोज में 22 मार्च तक ये फैसला करेंगे कि उन्होंने फांसी जमानतों के हवाले से दोबारा जैसे तारिक शीख की अदालत में पेश होना है या इस्लामाबाद में पेश हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आजम मलिक, हमें अपडेट कर रहे हैं। लाहौर से बारिश भी हो रही है वैसे आप देख रहे हैं ना लाहौर में, और इमरान खान साहब कुछ ही देर में कमरा अदालत से निकल कर वापस अपनी रिहाइशगाह ज़मान पाक की तरफ रवाना होंगे। अपडेट ये है कि 5 केसेस इस्लामाबाद की अदालत के, उन 5 केसेस में इनकी हिफाजती ज़मानत में तोसी हो गई है टिल द 27th of March, which is Monday. या चलो ठीक है, बस बीच में एक वीकेंड ही है, बीच में जलसा भी है, वीकेंड भी है, जलसे की तैयारियां भी हैं, सारा कुछ है। सो लेट्स सी क्या होता है। खैर अभी हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वक्त आगे ज़रा करिए काउंसलिंग की बात कर लें। हर फील्ड में आपको पता ही है डिजिटलाइजेशन बड़ी अहम होती जा रही है। आपदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। आपदी साहब, अब डिजिटलाइजेशन के इस दौर में हर शुबे में माहिर अफराद की मांग भी बढ़ रही है। आपके ख्याल में कौन सी स्पेशलिटीज़ हैं या नीश है जिसकी अब डिमांड ज़्यादा है, या उसमें नौजवानों को रोज़गार के ज़्यादा मौके मिल सकते हैं? कंप्यूटर साइंस की तमाम ब्रांचों की तरफ नज़र डालें और फिर मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म की कंसंट्रेशंस, सब्जेक्ट वाइज कंसंट्रेशन आपको देखनी पड़ेगी। आपकी फ़िज़िक्स, आपकी मैथ्स, आपकी बायोलॉजी, आपकी केमिस्ट्री, उसके हिसाब से ये कंपोजिशन बनेगा। लेकिन इसकी जो ब्रांचें हैं उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एल्गोरिथमिक और स्ट्रक्चर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, नेटवर्क हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, साइबर टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर डिजिटल फॉरेंसिक्स है, और उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा साइंस है, बिज़नेस एनालिटिक्स है, जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और ये तमाम वो डिग्रीज़ हैं जो अवेलेबल हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एक स्ट्रेट अवे एक फॉर्मेट है, या आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपनी डिग्री कर सकते हैं या CS में, उसके बाद आप अपना मास्टर्स जो है आप चूज़ कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में ये डिग्रीज ऑफर कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें तो आप ही ने शेयर करी, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास। सदर मुमलिकत मुतहरिक हुए, उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको पता है ना, पंजाब में इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। उस बारे में अब सदर मुमलिकत ने कहा है वज़ीर आज़म को कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुतल्लिका हुक्काम को वो हिदायत करें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की जाए। वज़ीर आज़म तौहीन अदालत समेत मज़ीद पेचीदगियों से बचने के लिए ये हिदायत दें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इंसानी हकूक़ की पामाली से बाज रहने की भी हिदायत की जाए। वज़ीर आज़म हर शहरी के इंसानी और बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं। वफाकी और सूबाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ का फ़र्ज़ है कि इलेक्शन कमीशन की मदद की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि मतलब इस दौर में उनके मुताबिक इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। वैसे तो किस दौर में नहीं हुई है आपको पता ही है। होनी कभी भी नहीं चाहिए, और किसी को भी गिरफ्तार किया जाए तो पहले उस पर FIR दर्ज की जाए और फिर उसको मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाना चाहिए। तो इस बात की तो पहले भी हम तायद करते थे, और अब भी ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता ही नहीं बंदा कहाँ गया। वज़ीर आज़म को सदर मुमलिकत ने ख़त लिख के कहा है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के आप ज़िम्मेदार हैं, और वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इंसानी हकूक़ की पामाली से बाज रहने की आप हिदायत करें। साथ ही ECP ने 30 अप्रैल को पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद के अपने ऐलान पर अमल नहीं किया। सदर मुमलिकत ने शिकायत की है वज़ीर आज़म से, और ये भी कहा है कि वफाकी और सूबाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ का फ़र्ज़ है कि इलेक्शन कमीशन की मदद करें। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी की है। ECP ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर की तारीख का ऐलान जो किया है, ये सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को अपने ख़त में कहा है कि ये तो खुली खिलाफ वर्जी है, और तौहीन अदालत से बचने के लिए आप हिदायत करें इन लोगों को। अच्छा जी, ये तो चलें जी, ये अपडेट थी जो आपको देनी थी। एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु यूज्ड टू आस्क कि जी आजकल ख़त कौन लिखता है, ख़त ये ख़त में ही लिखा गया। अच्छा, आपको जाते जाते जल्दी से बता दें, अफगानिस्तान पाकिस्तान का पहला T20 मैच आज शारजा में खेला जाएगा। एंड ये कुछ विजुअल्स आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये अर्लियर इन द डे हैं, और आपको पता है फिर इफ्तारियां सहरियां भी तो चलनी होती हैं। डे नाइट मैच है, और
ये कल की इफ्तारी। अच्छा, वैसे तो आपको पता है जुमा छुट्टी है, तो वहाँ हमारे जितने मुत्तहदा अरब अमारात में बहन भाई रहते हैं वो एंजॉय करेंगे जाके। रमज़ान की अलग फेस्टिविटी है, गोइंग टू बी फन। और एक यहाँ बैठे बैठे हम लोगों को ताकीद कर सकते हैं जो शारजा में देखेंगे बहुत पाकिस्तानीज़ एंड अफगानिस्तानीज़ कि प्लीज़ भाईचारे के साथ रहें। और लास्ट टाइम हमने एक दफ़ा इन लोगों के मैच हुआ था और आपको पता है कि बहुत ही कोई वॉलेटाइल हो गया था। प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियसली। एक तो रमज़ान है तो रमज़ान की स्पिरिट को भी याद रखें और एंजॉय करें। रवादारी। क्या लग रहा है खाने में, क्या है? समोसा लग रहा था मुझे। अच्छा था। जो हमारी 90 का हो गया है, वहीं से मंगवा लेते हैं। ओह वेल हमारा एक्सचेंज रेट देखा है आपने और महंगा पड़ेगा और महंगा पड़ेगा। ओके, वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो। बाय।